ये रिचर्ड सीरीज का थर्ड पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक पहले का पार्ट नहीं देखे सो प्लीज जाकर चैनल पर प्रीवियस पार्ट देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस पार्ट्स के लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, तभी आपको ये मिस्ट्री समझ में आएगी। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए रिचर्ड रॉस्को से एक गन की डिमांड करता है। फिर रॉस्को उसे एक गन दे देती है जो उसके खुद के ही नाम पर थी। ये गन भी रिचर्ड की तरह ही लंबी चौड़ी थी। फिर बाहर जाकर रिचर्ड गन चलाकर देखता है, क्योंकि हथियार को जब तक चलाकर ना देखा जाए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर रिचर्ड और रॉस्को ऑस्कर के पास जाते हैं। रॉस्को ऑस्कर को बताती है कि कल रात वो लोग भी मुझे मारने आए थे, मैं घर पर नहीं थी इसलिए वो एक धमकी छोड़कर गए हैं। फिर वो फॉरेंसिक लैब में जाकर जैस्पर से मिलते हैं। जैस्पर उन्हें बताता है कि दूसरी लाश पीट जॉगलिंग की थी। वो ट्रक चलाता था, उसकी उम्र 43 साल थी। वो शादीशुदा है और अटलांटा में उसका एक घर भी है। उसके नाम कोई भी आपराधिक कंप्लेंट नहीं है सिवाय 2018 में गलत ड्राइविंग के मामले में। फिर रॉस्को के पास सीक्रेट सर्विस ऑफिसर मॉली बेथ का फ़ोन आता है। वो बताती है कि मैं जो के साथ काम करती हूँ। फिर फ़ोन को रिचर्ड ले लेता है और कहता है कि जो मर चुका है मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि वो मार्गरेट जॉर्जिया में क्या करने आया था? वो बताती है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन वो कोई खुफिया मिशन पर था। रॉस्को पूछती है कि वो किस तरह का काम संभालता था, जिस पर मॉली बताती है कि वो नकली नोट और जालसाजी का काम संभालता था। उसने मुझे एक बार कहा भी था कि मैं जालसाजी का धंधा पूरी तरह से बंद करवा कर ही रहूँगा। फिर रिचर्ड कहता है कि आप उसकी फाइलों की हार्ड कॉपी मुझे दे सकती हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मॉली बेथ कहती है कि कॉपी तैयार करने में 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर वहाँ से बाहर निकलकर ऑस्कर कहता है कि नकली नोटों के लिए इतने कत्ल, जिस पर रिचर्ड कहता है कि लोग तो $20 के लिए भी जान ले लेते हैं, ये तो बड़ा मामला लगता है। फिर ऑस्कर कहता है कि मैं स्पाइवी के घर जाऊंगा, वो दूसरे राज्य में पड़ता है, तब तक तुम यहाँ पर पता लगाओ कि 2018 में उस ट्रक ड्राइवर पर क्या मुकदमा चला था और ठंडे दिमाग से काम लेना। फिर रॉस्को पुलिस स्टेशन जाती है। वो टील को बताती है कि रात को कुछ गुंडे मेरे घर पर आए थे, शुक्र मनाओ मैं घर पर नहीं थी, वरना केस कल ही रफा दफा हो जाता। टील कहता है ये हुई ना बात, बहादुर लड़की। फिर रॉस्को के पास स्टीवेंसन आता है। वो पूछता है कि क्या पॉल के बारे में कुछ पता चला या उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला हो, क्योंकि मेरी वाइफ और पॉल की वाइफ कज़न है। मेरी वाइफ को चिंता हो रही थी, लेकिन रॉस्को उसे मना कर देती है। फिर टील स्टीवेंसन को आवाज़ लगाकर उसे अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ ऑस्कर स्पाइवी के घर जाता है, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो चोरों की तरह उस घर के अंदर घुस जाता है। उसे अंदर जाते हुए पड़ोस की एक लेडी देख लेती है। फिर ऑस्कर काफ़ी देर तक घर की छानबीन करता है। फिर वह स्पाइवी का फ़ोन चेक करता है। उसने क्लाइनर के ऑफिस में कई बार कॉल की हुई थी, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और चोर समझकर ऑस्कर को पकड़ लेते हैं। उधर रिचर्ड उस बीमा कंपनी में जाता है जिस कंपनी का बीमा ट्रक ड्राइवर पीट जॉगलिंग के ट्रक का किया हुआ था। वो ऑफिसर से उसके क्लेम की फाइल मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे मना कर देता है। फिर रिचर्ड को थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है। वो ऑफिसर उसे 2018 में लिए क्लेम का प्रिंट निकाल के दे देता है। उधर ऑस्कर की भी जमानत हो गई थी। वो पुलिस वाला उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर हैं। रॉस्को पुलिस वालों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें इतना भी समझ नहीं थी कि कभी भी कोई चोर कोट पैंट पहनकर चोरी नहीं करता। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रिचर्ड बताता है कि जिस कंपनी के वो ट्रक थे वो क्लाइनर इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। जब ट्रक वाला मुसीबत में फंस गया था तो क्लाइनर ने ही उसकी कानूनी फीस भी भरी थी। ऑस्कर बताता है कि मैं स्पाइवी के घर गया था, ऐसा लगता है कि वो शहर छोड़कर भाग गया है, लेकिन भागने से पहले उसने कई बार क्लाइनर के ऑफिस में कॉल की थी। सारे सबूत क्लाइनर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि नकली नोट एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करने के लिए उन्हें ट्रकों की ज़रूरत पड़ती हो। आगे का रास्ता कांटों भरा है। ऑस्कर बताता है कि गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा किए हुए सबूत मान्य नहीं होते। फिर रिचर्ड और ऑस्कर क्लाइनर के ऑफिस में जाने का फैसला करते हैं। रिचर्ड बचा हुआ खाना एक डॉगी के लिए ले जाता है, जिसका मालिक उसे अक्सर पानी और खाने के लिए कुछ नहीं देता था। फिर ऑस्कर के पूछने पर वो बताता है कि ये मेरे चाचा का कुत्ता है, पिछले हफ्ते मेरे चाचा की मौत हो गई थी, मैं इसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे लाना पड़ा। ऑस्कर कहता है कि इसकी अच्छे से देखभाल करो, वरना $500 का जुर्माना और 10 दिन के लिए कैद भी हो सकती है, हमें दोबारा आकर तहकीकात ना करनी पड़े। फिर वो दोनों क्लाइनर के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं का चारा ट्रक से अनलोड किया जा रहा था। फिर एक लड़की उन्हें लेने आती है। वो उन्हें मिस्टर क्लाइनर के ऑफिस में ले जाती है। ऑस्कर पूछता है क्या आप स्पाइवी को जानते हैं? उसने पिछले 3 दिनों में कई बार आपके ऑफिस में फ़ोन किया है, और मरने वाला एक आदमी जिसका नाम पीट जॉगलिंग है वो भी आपके लिए ही ट्रक चलाया करता था।
आपने उसकी कानूनी फीस भी भरी थी। मिस्टर क्लाइनर कहते हैं कि मेरा माल देश के हर कोने में जाता है। मेरे वकीलों की टीम हर वक्त तैयार रहती है ताकि कोई ट्रक ड्राइवर अगर मुसीबत में हो तो उसे जल्दी से मुसीबत से निकाला जाए, क्योंकि माल की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। और रही बात स्पाइवी की, तो ये भी हो सकता है कि उसका कोई दोस्त हमारी कंपनी में काम करता हो जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात मत भूलो, मैंने इस शहर के लिए अपना बहुत सारा पैसा लुटाया है और अब मैं कत्ल से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए अपमानित महसूस कर रहा हूँ। ऑस्कर कहता है कि मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर सामने चाहे जो भी हो मैं सवाल करूँगा। क्लाइनर कहता है कि अगर बिना सबूत के मेरा टाइम खराब करोगे तो मार्ग्रेव की जनता तुमसे खुश नहीं होगी, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ऑस्कर जाने से पहले उसे धमकी देता है कि आप शहर के बाप होंगे, मेरे नहीं। अगर मेरी तहकीकात में बाधा डाली तो मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारा कलेजा खींच लूँगा। उसका डायलॉग सुनकर रिचर्ड को हंसी आ रही थी। फिर क्लाइनर सिक्योरिटी बुलाता है। वो सिक्योरिटी वाले उन्हें बाइज्जत बाहर का रास्ता दिखाते हैं। रिचर्ड कहता है कि ये जो तुमने डायलॉग मारा है तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। गाड़ी में भी रिचर्ड ऑस्कर के डायलॉग का मजाक उड़ाता है। फिर रिचर्ड उसे कहता है कि आपको अब अपने घर पर नहीं रहना चाहिए, वरना आपका भी वो हाल हो सकता है जो ऑफिसर मॉरिसन का हुआ था। अब आपके पास थोड़ा बहुत कैश और नकली नाम होना चाहिए। फिर रॉस्को और रिचर्ड ऑस्कर का सामान बांधने में उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। ऑस्कर कहता है कि रिचर्ड तुम कोई जल्दबाजी मत करना। रिचर्ड कहता है कि क्लाइनर का पर्दाफाश करना मेरा आखिरी काम है, पहला नहीं। मेरे पास काफ़ी समय है मेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए। रॉस्को कहती है कि हमारे पास 3 सुराग थे, पॉल, स्पाइवी और पीट जॉगलिंग। स्पाइवी भाग गया है, पॉल लापता है और पीट जॉगलिंग मारा गया है। रिचर्ड कहता है तो मैं स्पाइवी को ढूंढूंगा, उसने मुझे एक बार में बुलाया था, ज़रूर उसे वहाँ कोई जानता होगा। रात को गैस स्टेशन पर रॉस्को को जूनियर क्लाइनर मिलता है। वो उससे पूछता है कि आजकल रिचर्ड के साथ बहुत घूम रही हो, इस शहर के लड़के कम पड़ गए थे क्या? रिचर्ड ने तुम्हें बगदाद के बारे में तो बताया ही होगा कि किस तरह उसने बेकसूर लोगों की जानें ली थी और अच्छे कनेक्शन होने की वजह से उस पर से सभी आरोप हटा लिए गए थे। मुझे तो रिचर्ड ही हत्यारा लगता है। फिर रॉस्को वहाँ से चली जाती है। फिर ऑस्कर एक लेडी से मिलने जाता है। वो उसी बैंक की मैनेजर थी जिसमें पॉल काम किया करता था। वो बताती है कि पॉल हमारी एक शाखा में करेंसी मैनेजर था, लेकिन 1 साल पहले ही वो हमारा बैंक छोड़कर चला गया था। उधर रिचर्ड उस बार में जाता है जिसके बाहर स्पाइवी मिला था। वो एक बूढ़े आदमी को पैसे देकर उससे स्पाइवी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबा चौड़ा आदमी आकर उसे कहता है कि ये कुछ भी नहीं बताएगा, किसी दूसरे बार में जाओ। अब की बार बिना गिनती गिने ही रिचर्ड उसको पीट देता है। फिर बिना पूछे ही वो बता देता है कि स्पाइवी 2 स्पेनिश लड़कों के साथ गया है। वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। फिर जब रिचर्ड जाकर अपनी कार में बैठता है तो वो बैक व्यू मिरर में देखता है कि वही ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है। फिर वो अपनी कार से उतरकर वापस बार में जाता है। वो किचन में जाकर वहाँ से ग्लव्स उठा लेता है और वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार को वहाँ से भगा लेता है। उसे पता था कि वही स्पेनिश लड़के ब्लैक कार में उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो एक सुनसान एरिया की तरफ गाड़ी मोड़कर चलती गाड़ी से कूद जाता है। गाड़ी एक घर के पास जाकर रुक जाती है। फिर वो स्पेनिश लड़के भी अपनी कार वहाँ रोकते हैं और अपनी गन लेकर रिचर्ड को ढूंढने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि रिचर्ड इस घर में आया है, लेकिन तभी पीछे से रिचर्ड दबे पांव आता है और उन दोनों स्पेनिश लड़कों को गोली मार देता है। फिर वो उनकी जेब चेक करता है। जेब में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो रिचर्ड को ही मारने के लिए उन्हें दिए गए थे। फिर वो उन दोनों की बॉडी को उनकी ही कार की डिग्गी में डालने के लिए खींच कर लेकर जाता है और जब कार की डिग्गी खोलता है तो उसमें उसे स्पाइवी की लाश मिलती है और इसी के साथ 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।